हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे लास्ट टाइम, हमने एक चीज सीखी थी और उस चीज का नाम था एंगुलर मैग्निफिकेशन, या हमने डिस्कस किया था मैग्नीफाइंग पावर। आपके पास कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उन इंस्ट्रूमेंट्स की हमें एंगुलर मैग्निफिकेशन निकालनी है, उनके हमें मैग्नीफाइंग पावर निकालनी है। ठीक है, एंगुलर मैग्निफिकेशन और मैग्नीफाइंग पावर वी वांट टू फाइंड। ओके, अब मैं आपके पास कुछ बातें रिवाइज करवा रहा हूँ। वो बातें मेरी नहीं और आपके लिए जानना बहुत जरूरी है और उनके बगैर गुजारा नहीं होगा। ओके, तो काइंडली जरा उन बातों को भी ध्यान में रख लीजिएगा। सबसे पहली चीज तो हमें इंस्ट्रूमेंट्स की अब मैग्नीफाइंग पावर निकालनी है और 3 इंस्ट्रूमेंट है। वैसे तो हमारे रिड्यूस में 2 है, लेकिन एक की मैग्नीफाइंग पावर जब तक हम नहीं निकालेंगे तो हम बाकी की एक की मालूम नहीं कर सकते। उसके लिए बैकग्राउंड का बनाना बहुत जरूरी होता है। आपके पास किसी भी इंस्ट्रूमेंट का काम क्या होता है? किसी भी इंस्ट्रूमेंट का काम होता है आपको मैग्निफिकेशन प्रोवाइड करना। कोई भी इंस्ट्रूमेंट हम इस्तेमाल करते हैं तो हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हमें उसकी मैग्निफिकेशन चाहिए होती है। कोई भी इंस्ट्रूमेंट हम इस्तेमाल करते हैं मैग्निफिकेशन निकालने के लिए, उसकी इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं। हमारा और आपका एक ही टास्क होता है, और हमारा और आपका टास्क ये है कि अगर कोई छोटा ऑब्जेक्ट है उसको बड़ा करके दिखाओ, और अगर कोई दूर का ऑब्जेक्ट है तो उसे करीब करके दिखाओ। इसके अलावा कोई तीसरी चीज नहीं होती एक इंस्ट्रूमेंट के अंदर। अगर आप उस चीज की बात कर रहे हैं कि कोई ऑब्जेक्ट धुंधला नजर आ रहा है या कोई करीब का ऑब्जेक्ट नजर नहीं आ रहा, तो दैट इज काउंटेड डिफेक्ट। वो डिफेक्ट में काउंट होता है। वी आर डिस्कसिंग कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हम नेकेड आई से नहीं देख पा रहे हैं और उसकी जो आराम से अगर उसकी आपके पास हाइट बहुत छोटी है और अगर हम उसकी हाइट को बढ़ाना चाह रहे हैं तो उसके लिए यूज करेंगे इंस्ट्रूमेंट और उसको हम करेंगे मैग्नीफाई। और अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है जैसे कि जो हमसे बहुत दूर है, अब ऑब्जेक्ट अगर हमसे बहुत दूर है तो एक्चुअली उसका फिजिकल साइज बहुत बड़ा है, लेकिन क्योंकि हमसे उसका डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो इसलिए हमें वो बहुत छोटा नजर आएगा। तो हमारी कोशिश होगी कि हम उसको अपनी आंख से करीब करके देखें। इन दोनों सूरतों में हम इस्तेमाल करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स का। इंस्ट्रूमेंट्स में हम अपनी आंख निकाल के तो नहीं लगाते, इंस्ट्रूमेंट्स में हम निकाल के लगाते हैं लेंसेस, और हर इंस्ट्रूमेंट लेंस से मिलकर बनता है। तो आपके पास जो टारगेट है वो टारगेट निकालना है, आपके पास मैग्नीफाइंग पावर निकालना। मैग्नीफाइंग पावर बोलूं, एंगुलर मैग्निफिकेशन बोलूं, बात एक ही है और उसका फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा। आपके पास अल्फा वो एंगल है जो हमारी आंख ऑब्जेक्ट के साथ बनाती है। अल्फा इज एन एंगल व्हिच आवर आई सबटेंड विद एन ऑब्जेक्ट। एक एंगल ऐसा जो हमारी आंख ऑब्जेक्ट के साथ बना है, जैसे कि ये मेरे पास मौजूद है, क्या है? ऑब्जेक्ट। इसको देखने के लिए मैं इसको देखना चाहता हूँ और इसको देखने के लिए मेरी आंख इसके साथ जो एंगल बना रही है कौन सा है? अल्फा। अल्फा वो एंगल है जो ह्यूमन आई इसके साथ बनाती है ऑब्जेक्ट के साथ। तो ऑब्जेक्ट के साथ जो एंगल बनता है क्या कहलाता है? अल्फा। अगर आप नीचे खड़े हैं और आप वहां से एक दरख्त को देख रहे हैं और सिर्फ आपकी आंख है और आंख को दरख्त नजर आ रहा है, तो इसका मतलब आपकी आंख उस दरख्त और ट्री के साथ जो एंगल बनाएगी क्या कहलाएगा? अल्फा। तो जब अल्फा की बात आती है तो सिर्फ आंख की बात आती है और ऑब्जेक्ट की बात आती है, कोई तीसरी चीज की बात नहीं आती। अब अगर ये ऐसी चीज है जो मुझे क्लियर नजर नहीं आ रही, तो अब मुझे इसके और अपनी आंख के बीच में लेंस डालना हो। जब हमारी आंख के और ऑब्जेक्ट के बीच में लेंस आ जाता है, तो मैंने लास्ट वीक भी कितनी बार बताया था, मैं अब भी बता रहा हूँ, जब हमारी आंख और ऑब्जेक्ट के बीच में लेंस आ जाएगा तो अब ऑब्जेक्ट साइड में कर लो। अब जब लेंस लगा लिया है तो लेंस लगा के हमें क्या दिखता है? इमेज। लेंस की मौजूदगी मुझे और आपको क्या दिखाएगी? इमेज। दोबारा नहीं बोलूंगा, वन एंड द लास्ट टाइम हमसे, लेंस की मौजूदगी हमें क्या दिखाएगी? इमेज। तो जब लेंस होगा तो हमें इमेज नजर आएगा।
ऐसे, और ये इमेज के साथ मेरी आंख जो एंगल बनाएगी वो बीटा कहलाएगा। अल्फा वो एंगल जो हमारी आंख ऑब्जेक्ट के साथ बनाती, दैट इज द एंगल ऑफ विजन ऑफ ऑब्जेक्ट, और बीटा वो एंगल जो हमारी आंख इमेज के साथ बनाती है। ऑब्जेक्ट की जब बात होगी तो विदाउट लेंस, उल्टा बोलूं, उल्टा उल्टा, इमेज की बात होगी विद लेंस, जब ऑब्जेक्ट की बात होगी तो इमेज की बात होगी तो यू गेट दिस। अब माइक्रोस्कोप का जानना चाहते हैं हम बेस, माइक्रोस्कोप का बेस जानना चाहते हैं। एक छोटी सी बात करूंगा, ज्यादा बड़ी बात नहीं करूंगा, सुन लें। आपके पास इंसानी आंख से करीब एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे हर ऑब्जेक्ट हमें क्लियरली नजर आता है। इंसानी आंख से करीब एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे हर ऑब्जेक्ट क्लियरली नजर आता है। क्लियरली का मतलब बिल्कुल शार्प, शार्प का मतलब डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब मुनफरिद, जिससे उसको मजीद साफ सुथरा देखना मुमकिन ना हो, तो वो पॉइंट कहलाता है नियर पॉइंट। कौन सा पॉइंट? नियर पॉइंट। जब मैंने इसको यहाँ पे रखा, जिस तरह मैंने आपको यादों को बताया था, मैं इसको यहाँ रख रहा हूँ, मेरी आंख पे क्या पड़ रहा है? स्ट्रेस, और मैं इसके ऊपर अपनी निगाह रख ही नहीं पा रहा, क्योंकि इससे मुझे एक ज़हनी अजियत मिल रही है। ये मेरी आंखों में एक अजियत क्रिएट कर रहा है, तो मेरे सर में दर्द कर रहा है। इसका मतलब इसको मैं ऐसे देखता रहूंगा, मुझे जस्ट विद इन 2 सेकेंड्स अपना हेड कहीं और रोटेट करना पड़ेगा, क्योंकि आई कैन नॉट सी इट प्रॉपर्ली। तो उसके लिए मैं इसको पीछे करूंगा, और मैं उस वक्त तक पीछे करता रहूंगा जब तक ये मुझे क्लियर नजर ना आए, और जब तक मुझे ये परफेक्ट नजर ना आए, और मोर देन दैट मेरी आंख पे कोई स्ट्रेस ना पड़े। वो वाला पॉइंट कहलाएगा नियर पॉइंट। क्या कहलाएगा? नियर पॉइंट से लेके ह्यूमन आई तक का फासला कहलाता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। नियर पॉइंट से लेके ह्यूमन आई तक का फासला क्या कहलाता है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। स्प्लिट पैदा करें, स्प्लिट पैदा नहीं होगा, मजा नहीं आता। और ये वो टॉपिक्स हैं जिनमें अगर इधर उधर जरा से भी हमने रॉन्ग ट्रैक पकड़ लिया ना, तो वो बहुत दूर निकल जाता है। साथ साथ चलें, नियर पॉइंट से लेके ह्यूमन आई तक का फासला क्या कहलाता है? नियर पॉइंट से लेके ह्यूमन आई तक का फासला क्या कहलाता है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। और लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन की वैल्यू कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर या फिर 250 मिलीमीटर, या तो इसकी वैल्यू होगी 25 सेंटीमीटर या 250 मिलीमीटर। अब एक छोटी सी बात होगी, चाहे ऑब्जेक्ट हो चाहे इमेज हो, जुमला बोले चाहे चाहे ऑब्जेक्ट हो चाहे इमेज हो, दोनों क्लियरली बनेंगे कहाँ पे? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट। चाहे कौन हो? ऑब्जेक्ट, चाहे कौन हो? इमेज, दोनों क्लियरली कहाँ बनेंगे? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट। चाहे कौन हो? चाहे कौन हो? इमेज, दोनों क्लियरली कहाँ बनेंगे? चाहे ऑब्जेक्ट हो चाहे इमेज हो, दोनों क्लियरली बनेंगे कहाँ? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट। लेकिन दोनों का आपस में एक दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं होगा। जिस वक्त ऑब्जेक्ट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर होगा, उस वक्त इमेज नहीं होगा। जिस वक्त इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर होगा, उस वक्त ऑब्जेक्ट नहीं। अभी ये एक माइक्रोस्कोप है, सॉरी छोटा सा बैक्टीरिया है। कौन है? छोटा सा बैक्टीरिया। अपनी आंख के करीब लेकर आया, आंख पे क्या पड़ा? स्ट्रेस, आंख से दूर कर दिया। अभी ये मुझे रखना है, और अगर मैं इसको क्लियरली देखना चाहता हूँ तो मैं इसको कहाँ रखूंगा? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट। कहाँ रखूंगा? इन ऑर्डर टू सी एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट। अभी कौन है? ऑब्जेक्ट। कौन है? ऑब्जेक्ट। कौन है? ऑब्जेक्ट। कौन है? ऑब्जेक्ट। अभी ऑब्जेक्ट कहाँ पाया जा रहा है? बोले लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट। तो मेरे पास ये भी ऑब्जेक्ट मौजूद है, एंड दिस ऑब्जेक्ट इज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ये ऑब्जेक्ट मेरे पास लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के ऊपर पाया जा रहा है। क्लियर हो गई बात? अब मैं भी बार बार बोलूंगा, यहाँ पे बता रहा हूँ वाई। एक बार वो स्टार्ट हो जाएगी तो आई वुड आस्क यू और योर साइड कि अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को क्लियरली देखना चाहता हूँ तो एट विच पोजीशन आई शुड प्लेस द ऑब्जेक्ट। तो फिर अगर आपने उस पर कोई टेढ़ा मेढ़ा जवाब दिया लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कहने के बजाय, तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा क्लास से बाहर चले जाओ। बेसिस नहीं बनवा रहा, सुनिए, टॉपिक के बीच में हाथ नहीं रोकूंगा। तो अगर मुझे इस ऑब्जेक्ट को क्लियरली देखना है, प्रॉपर्ली देखना है,
तो ये रखा जाएगा कहाँ, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्शन। खत्म होगी बात, साइड पे कर दो। अब मिस मिस उस तरह कर दो। तो अब इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं क्लियरली देखना चाहता हूं तो आई वुड प्लेस इट एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्शन। अब ये ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है, क्या है, बहुत छोटा है, क्या है, बहुत छोटा है। तो मेरी मजबूरी है, मुझे इसको अपनी आंख से करीब करना पड़ेगा। मेरी मजबूरी है, मुझे इसको अपनी आंख से करीब कर रहा हूं तो आंख पे पड़ रहा है। जब ऐसे रख रहा हूं तो सही नजर नहीं आ रहा। अब करूं तो क्या करूं? तो मैंने इसको फिलहाल मजबूरी में अपनी आंख में क्या किया, करीब। और जब मैंने इसको अपनी आंख के करीब किया, अब मैं इसके और अपनी आंख के बीच में लेंस डालूंगा। क्या डालूंगा? और अब लेंस डाल दिया तो मुझे पता है ऑब्जेक्ट नजर आ रहा होगा, इमेज। तो क्या नजर आएगा? तो अब जो बनने वाला इमेज होगा वो कहां बनेगा? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्शन। जब इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर है, जुमला बोले, जब इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट, तो उस पर ऑब्जेक्ट एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पर है। उस पर तो ऑब्जेक्ट ही नॉर्मल ऑब्जेक्ट, और नॉर्मल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा? p। क्या होगा? p। अभी कौन था ऑब्जेक्ट, कहां पर? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्शन। ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है, मुझे इसको अपनी आंख से, अब ऑब्जेक्ट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर नहीं है, उसके और अपनी आंख के बीच में क्या डाला? अब कौन नजर आएगा? अब इमेज कहां बनेगा? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्शन। Did you get my point? और इस वक्त ऑब्जेक्ट एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पर है। बात समझ में आ रही? अब मुझे एक बात बताइए, जब मैंने इसको यहाँ पे ऐसे रख लिया, अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये लेंस से बहुत दूर है, बहुत करीब है? बहुत करीब है। तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट आ रहा है लेंस की फोकल लेंथ के अंदर। ये ऑब्जेक्ट आ रहा है लेंस की, ये ऑब्जेक्ट आ रहा है लेंस की, ये ऑब्जेक्ट आ रहा है लेंस की, ये ऑब्जेक्ट आ रहा है लेंस की। और जब जब कोई भी ऑब्जेक्ट लेंस की फोकल लेंथ के अंदर आता है तो कन्वर्जिंग लेंस बिहेव करता है एज अ डाइवर्जिंग लेंस, और आपको उस वक्त मिलती है उसकी वर्चुअल इफेक्ट और हाईली मैग्नीफाइड। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा, इफ आई वुड आस्क यू, आपका जो कॉन्वेक्स लेंस है वो मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पे कब एक्ट करेगा, तो आपने बोलने व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज विद इन द फोकल लेंथ। डू यू पीपल इवन थिंक कि होता क्या है? कभी सोचा है आपने कि होता क्या है? सिंपल माइक्रोस्कोप इज वेरी चीप टू प्रोड्यूस, या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास इज वेरी चीप टू प्रोड्यूस। ये बहुत ही आराम से बन सकता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये डॉक्टर के पास में गया, उसने मुझे कहा ये दिखाया, इसको मैं ऐसे देख रहा हूं यहां से, उसने मुझे ये दिखाया बी, उसने मुझे ये दिखाया सी। अब उसने मेरे हाथ में कॉन्वेक्स लेंस थमा दिया और कॉन्वेक्स लेंस के साथ एक स्ट्रिप मौजूद थी। अब ये स्ट्रिप मौजूद, इसका मतलब कॉन्वेक्स लेंस को हिलाए जुलाए मिलेगा नहीं। आपने स्ट्रिप पकड़ी, ये स्ट्रिप पकड़ के आप इसे करीब ले गए। जब ये स्ट्रिप पकड़ के आप इसे करीब ले गए, अब ये जो ए है ये एज एन ऑब्जेक्ट के तौर पे काम करेगा, ये एज एन ऑब्जेक्ट के तौर पे, और ये जो लेंस है ये इसके बहुत करीब आ जाए। ये जो ऑब्जेक्ट है ये लेंस के बहुत, इसका मतलब ऑब्जेक्ट आ जाएगा उसकी फोकल लेंथ के अंदर। तो जब मैं इसी को लेंस के अंदर से देखूंगा और ये लेंस इसके करीब होगा, तो अब आपको ये ए ऐसा नजर आएगा। Did you get my point? इसको हटाया, बोले ये नजर आया, आपने बोलना है ये नजर आया, और इसको लगाया ये नजर आया, इसको हटाया, इसको लगाया, इसको हटाया, इसको लगाया। What is this object? What is this object? And when the object is kept within a focal length, then you get its virtual effect or highly magnified. ये आपको इसकी वर्चुअल इफेक्ट और हाईली मैग्नीफाइड। कभी बुक खोल के देखिएगा, और अगर कभी कहीं से कॉन्वेक्स लेंस मारा हो तो देखिएगा कि कॉन्वेक्स लेंस को उसके नजदीक बुक के ऊपर में ऐसे चला चला के देखिएगा, तो आपको अल्फाज मोटे मोटे और बड़े बड़े होते हुए नजर आए, क्योंकि आप उसके करीब लेके जा रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस। तो दैट मींस वो आपके पास उसका आपको दे रहा है वर्चुअल इफेक्ट और हाईली मैग्नीफाइड। बात समझ में आ रही? तो सिंपल माइक्रोस्कोप में चाहे ऑब्जेक्ट हो चाहे इमेज हो, दोनों कहां बनेंगे? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्शन। स्टार्ट करते हैं। मुझे निकालनी है मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप।
मुझे निकालनी है मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। मुझे निकालनी है मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, और मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप हम इंट्रोड्यूस करेंगे फॉर्मूला m is equal to बीटा अपॉन अल्फा। हमने फॉर्मूला इंट्रोड्यूस किया, मैग्नीफाइंग पावर m बराबर होता है बेटा किसके, बीटा अपॉन अल्फा। हमें इसकी डेफिनेशन देनी होगी, द रेशियो ऑफ, yes, the ratio of angle of vision of image to the angle of vision of object। और आगे ये बताना पड़ता है कि ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों कहां पर है। तो अभी मैं कितनी देर से बोल रहा हूं, ऑब्जेक्ट एंड इमेज बोथ आर प्लेस्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो यहां पे लिखेंगे व्हेन बोथ object and image are placed at least distance of distinct vision। जब दोनों ऑब्जेक्ट और इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर हो, the ratio of angle of vision of image to the angle of vision of object when both object and image are placed at least distance of distinct vision। ये मैग्निफिकेशन मुझे और आपको तब तक नहीं मिल सकती जब तक हमें बीटा और अल्फा पता ना चल जाए। तो इसका मतलब है कि हम सबसे पहले जानना चाहते हैं कि कौन था अल्फा। तो हमें अल्फा के बारे में जानना है कि अल्फा आपके पास कैसे आएगा। तो सबसे पहले हमने अल्फा की हेडिंग दी, ये अल्फा अल्फा चाहे नहीं, ये अल्फा वो एंगल है जो हमारी आंख ऑब्जेक्ट के साथ बनाती है। इतनी सारी मैंने आपसे बातें कही अभी क्लास के स्टार्टिंग में, वो बातें हमने घरेलू बातें तो नहीं करी, तो सारी बातें हमने टॉपिक की बातें करी। तो हम अल्फा के बारे में बात करना चाहते हैं। अल्फा वो एंगल है जो हमारी आंख किसके साथ बनाती है, ऑब्जेक्ट के साथ। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह छपाई भी हमारी आंखें चल रही होती है, लेफ्ट राइट मनोज समझ आनी बात इसी तरह अल्फा वो एंगल है आपके पास जो हमारी आंख किसके साथ बनाती है, ऑब्जेक्ट के। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को क्लियरली देखना चाहता हूं तो मैं इसको कहां रखूंगा, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। देखें ये ऑब्जेक्ट है और इसका नाम है एबी, और ये आपकी आंख है, और इसको हमने लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे रखा। और आपके पास ये आपकी जो आंख मैंने बनाई है, ये इस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए जो एंगल बना रही है वो आपके पास क्या है, अल्फा। बात समझ में आ रही। अभी सिर्फ हमने किसको रखा है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारी आंखों के सामने है और उसको हमने कहाँ रखा है बेटा, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। और ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमारी आंख कितना एंगल बनाती है, अल्फा। तो हमारे पास आंख से कितना एंगल बनाया है, अल्फा। Did you get this? जितनी भी मैं आपको डायग्राम बनाऊंगा उसमें एक ही रेशियो लगेगा और वो है टेंजेंट। टेंजेंट के अलावा कोई तीसरा रेशियो नहीं लगेगा। जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हम पढ़ेंगे उन सब में एक ही रेशियो लगेगा, कौन सा, टेंजेंट। जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हम पढ़ेंगे सब में कौन सा रेशियो लगेगा, टेंजेंट के अलावा कोई तीसरा चौथा रेशियो नहीं लगेगा। टेंजेंट बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेंजेंट बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेंजेंट बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मैट्रिक गुजर गई, फर्स्ट से आधी से ज्यादा हो गई, लेकिन हमें साइन कॉस और टेंजेंट की वैल्यू याद नहीं हुई। ऐसा जिंदगी में अगर हुआ तो आगे जाके हम क्या करेंगे, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो आपके पास मुझे यहाँ पे अप्लाई करना है टेंजेंट अल्फा। अप्लाई करें मेरे साथ। टेंजेंट अल्फा बराबर होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर आपके पास एक्ट कर रहा है एस ए बी, इज इट और नॉट, और बेस एक्ट कर रही है एस डी। परपेंडिकुलर क्या है, ए बी। परपेंडिकुलर ये है, ए बी है, ए बी परपेंडिकुलर है। आप लोग कौन क्या स्प्लिट क्यों नहीं है, ज्यादा से ज्यादा गलत ही होगा ना, आंसर तो करें ए बी परपेंडिकुलर है। वो आप किस तरीके से कह रहे हैं कि ए बी परपेंडिकुलर है, क्योंकि आपके पास ये एक्यूट एंगल के सामने वाली साइड है। एक्यूट एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर। भाई ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। इसमें इतना सोचने की क्या बात है। तो परपेंडिकुलर कितना है, ए बी।
और बेस कितनी है डी, बेस कितनी है डी, तो टेंजेंट अल्फा क्या बना AB अपॉन डी, लिखते हैं यहाँ पे टेंजेंट अल्फा बना AB अपॉन डी। मुझे टेंजेंट वेंजेंट नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अल्फा चाहिए। क्या चाहिए? आपको याद होगा आज से ठीक 15 दिन पहले की बात है, उसमें मैंने आपके कैलकुलेटर का मोड चेंज कराया था और मैंने कहा था अपने कैलकुलेटर का मोड चेंज करें, अभी ना करें, अब नहीं करना। और मैंने कहा था कि अगर अल्फा की वैल्यू बहुत छोटी हो और रेडियंस में मेजर हो, रट ली इसको, अब नहीं कराऊंगा। लेकिन अल्फा इज टू स्मॉल, if alpha is too small and measured in radians, if alpha is too small and measured in radians, if alpha is too small and measured in radians, if alpha is too small and measured in radians, then tangent alpha will be approximately equal to alpha. अगर alpha की वैल्यू बहुत छोटी होगी और रेडियस पे मेजर होगी तो टेंजेंट अल्फा अल्फा के बराबर आएगा। अगर अल्फा की वैल्यू बहुत छोटी है और आप उसको किस पे मेजर कर रहे हैं, रेडियंस, तो टेंजेंट अल्फा विल बी इक्वल टू अल्फा। अब मुझे बताइए, इज इट इक्वल टू टेंजेंट अल्फा? इज इट इक्वल टू टेंजेंट अल्फा? जब दोनों की लेफ्ट हैंड साइड बराबर, दोनों की राइट हैंड साइड के बराबर, इक्वेट करके बोले अल्फा क्या मिला, AB अपॉन डी। तो अल्फा की जगह पर आ गया AB अपॉन डी, ये आपको मिल गई अल्फा की वैल्यू। तो अल्फा की वैल्यू हमें जो बराबर मिली वो बराबर मिली किसकी, AB अपॉन डी के। बात समझ में आ रही है? तो मैंने यहाँ पे अल्फा की वैल्यू लिख ली और अल्फा की वैल्यू मेरे पास AB अपॉन डी के बराबर आई। अब ऑब्जेक्ट का किस्सा खत्म हो गया। अब ये ऑब्जेक्ट मुझे यहाँ पे नजर, मैंने क्या किया था इसको अपनी आंख के, मैंने आंख पे क्या पड़ा, स्ट्रेस, मैंने बीच में क्या रखा था, उसका मतलब अब मुझे ऑब्जेक्ट नजर आएगा, इमेज, और इमेज लेंस के बगैर नजर आता है, लेंस के साथ। तो अब लुकिंग फॉर बीटा, और अब रे डायग्राम आएगी। अब आपने रे डायग्राम देनी है इसकी, बीटा में अब आपने इसकी रे डायग्राम देनी है। पहले डायग्राम देखिएगा, उसके बाद छापिएगा। मेरे पास मौजूद है इस वक्त एक कॉन्वेक्स लेंस, तो मैंने यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस बना दिया। ऑब्जेक्ट फोकस अपनी मर्जी से मार्क कर लीजिएगा, कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा करीब ले। ऑब्जेक्ट को हमें रखना है विद इन द फोकल लेंथ। तो जब ऑब्जेक्ट विद इन द फोकल लेंथ आएगा, तो जब ऑब्जेक्ट विद इन द फोकल लेंथ होगा तभी कॉन्वेक्स लेंस बिहेव करेगा एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास। कॉन्वेक्स लेंस मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पे कब बिहेव करेगा, जब ऑब्जेक्ट उस फोकल लेंथ के अंदर आएगा। तो जो ऑब्जेक्ट इस वक्त मैं अपने हाथ से पकड़कर ऐसे देख रहा था, अब वही ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ के अंदर मौजूद है। तो मैंने अब आपके सामने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दिया और ये ऑब्जेक्ट को मैंने नाम दिया, बोले क्या, AB। फर्स्ट रे स्ट्राइक करेगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, फर्स्ट रे स्ट्राइक करेगी पैरेलल टू द, फर्स्ट रे स्ट्राइक करेगी पैरेलल टू द। अच्छा, जब कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल स्ट्राइक करती है तो रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से पास होती है। रिफ्रैक्शन के बाद कहां से पास होती है, रिफ्रैक्शन के बाद कहां से पास होती है, कहां से पास होती है। What are rest of the people doing? Why are they not answering? जब कोई पैरेलल रे कॉन्वेक्स लेंस पे टकराएगी रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से पास होगी, दूसरी रे पास हुई ऑप्टिकल सेंटर से, और ये दोनों डायवर्ज हो रही, बिल्कुल दो रूठे इंसानों की तरह, एक ऐसे जा रही है और एक ऐसे जा रही है। अब इनको अपना माजी याद आएगा कि कभी ये दोनों एक दूसरे के साथ भी होते थे, और माजी जब याद आता है जब आगे जाते पीछे पीछे, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट होंगे व्हेन यू एक्सटेंड देम इन अ बैकवर्ड डायरेक्शन। तो अब हमने इनको बोले बैकवर्ड, बोलते रहे डायरेक्शन में एक्सटेंड किया, और एक पॉइंट आएगा जहां दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, वहां पे आपको मिली इसकी वर्चुअल और इसको बोली क्या बोला, A dash B dash. Did you get my point? Now you people are going to tell me one thing. Where will the image be formed? Least distance of this thing. क्या बनेगी? One more time. इसका मतलब this would be formed at D. Is it? जिस वक्त इमेज least distance of distinct region पर होगी, उस वक्त ऑब्जेक्ट एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पर होगा, और ऑब्जेक्ट का नॉर्मल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या कहलाएगा, P।
लेंस के करीब, ये लेंस है अगर तो इस पे हम अपनी आंख रखते हैं, एम आई राइट? तो इसका मतलब आपकी आंख लेंस की क्या होता है, करीब, और जब मैं इसको यहाँ से देख रहा हूँ ना, मुझे ये इमेज नजर आ रहा हो, मुझे क्या नजर आएगा, ये इमेज, इसका मतलब ये आपकी आई है, और यहाँ पे एंगल बन रहा होगा, बोले कितना, बीटा। आप नोट कर लो, आपकी आंख इमेज के साथ एंगल बना रही है और वो एंगल आपके पास बन रहा होगा बीटा। डायग्राम साफ सुथरी बनाइएगा। डायग्राम सही नहीं बनी, आपकी डायग्राम में एक्यूरेसी अगर नहीं होगी लेंसेज की, तो इसका मतलब कि देयर इज अ चांस दैट यू पीपल विल लूज योर मार्क्स। वैस जी, आपके पास यहाँ पे अभी अभी सुबह वाली क्लास में, हाँ सुबह वाली, बेटा जब बंदा पहली क्लास में आता है ना, चाहे तो रात के 12 बजे क्यों ना, सुबह वाली क्लास, तो मैग्नीफाइंग ग्लास हम लोग डिस्कस कर रहे थे और सिंपल माइक्रोस्कोप डिस्कस कर रहे थे, और इसमें हमने एक अल्फा की वैल्यू निकाली थी मासूम सी, और वो आई थी हमारे पास कितनी, 80। उसके बाद हमने कुछ बीटा का तस्करा किया था और हमने कहा था भाई हम ऑब्जेक्ट को रखने जा रहे हैं विद इन द, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें आने वाली हैं, और अगर इंपॉर्टेंट बातें आने वाली होती हैं तो कोई कुछ पढ़ के फूक रहा भाई मनोज से मैं ऐसी उम्मीद नहीं रखता, मुझे लगता है कर सकता है। ये जरूर है ना इसके साथ जी, तुम लोग क्यों पीछे पड़ गए इसके, मैं कहता हूँ लगता हूँ तुम लोग लग गए। ओके, तो ये आपके पास ऑब्जेक्ट विद इन द फोकल लेंथ है, इसको हमने स्केच किया था, फर्स्ट ने स्ट्राइक किया था पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास हुई थी, फोकस, दूसरे के पास हुई थी ऑप्टिकल सेंटर, और when you extend them in a backward direction they intersect each other at a point and at that point image will be formed, और उसको हमने बोला था a dash b dash, is it? और मैंने कहा था बेटा इमेज कहाँ बनेगी, least distance of distant vision, और इस पर ऑब्जेक्ट एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पर, और यहाँ पर एंगल बन रहा है कितना, बोले थीटा। अब आपके सामने ये सबने बनाया है ना, अब आपके सामने मैं दो ट्रायंगल कंसीडर करने जा रहा हूँ, दो, मेरा हाथ देखिएगा गौर से, हाथ ओ ए डैश, तो मैंने यहाँ लिखा कंसीडर ट्रायंगल ओ ए डैश बी डैश, उसको मैंने ड्रॉ किया, दिस इज ए डैश, दिस इज बी डैश, दिस इज ओ, और यहाँ एंगल बन रहा है बीटा, और यहाँ से लेके यहाँ तक बराबर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन व्हिच इज टी, तो हमने कंसीडर किया ट्रायंगल ओ ए डैश बी डैश, ओ ए डैश बी डैश, और यहाँ से लेके यहाँ तक लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, इसको हम नोट किससे करते हैं, डी से। डिड यू गेट माय पॉइंट? अब एक और ट्रायंगल मैं कंसीडर करूंगा, उसको भी देखें जरा गौर से, बोले ओ ए बी, दोबारा अगेन अगेन अगेन, गुड, इसको बना लिया अलग से, ये छोटा बनाइएगा ओ ए बी, और ये बनता है बीटा, और यहाँ से लेके यहाँ तक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है पी,
तो हमने दोनों ट्रायंगल कंसीडर की क्योंकि दोनों पे बीटा बन रहा है, इज इट? बीटा दोनों में कॉमन है, आपको नजर आ रहा है ना, दोनों में कॉमन पॉइंट ओ है और ओ पे एंगल कौन सा बन रहा है? बीटा। तो एक बना बड़ा ट्रायंगल जो ओ ए डैश बी डैश और एक बना छोटा ट्रायंगल जो क्या बना? ओ ए बी। दोनों पर अप्लाई करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो मैं सुबह से भी बोल रहा हूँ, टेंजेंट। इस पे भी अप्लाई करें टेंजेंट बीटा। टेंजेंट बीटा बराबर होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेंजेंट बीटा परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है? ए डैश बी डैश। तो हमने लिखा ए डैश बी डैश और बेस कितना है? डी। बेस कितना है? डी। और इस पे भी मैंने अप्लाई किया टेंजेंट बीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस और इसके अंदर परपेंडिकुलर बोलें कितना है? ए बी, इज इट? और बेस कितना है? पी। तो बोले टेंजेंट बीटा क्या बना? ए बी अपॉन पी। तो हमने दोनों के अंदर टेंजेंट अप्लाई किया, दोनों के अंदर में टेंजेंट अप्लाई किया। एक हमने लिया ओ ए डैश बी डैश जबकि दूसरा हमने लिया आपके पास क्या? ओ ए बी। जब दोनों पे टेंजेंट अप्लाई किया तो एक मुझे मिला टेंजेंट बीटा बराबर है ए डैश बी डैश अपॉन डी और एक क्या बना? ए बी अपॉन पी। अब जो चीज मैं आपको बताने जाऊंगा दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसको आपने ध्यान में रखना है। हमें इसका जो फॉर्मूला निकालना है ना मैग्नीफाइंग पावर का, वो फॉर्मूला कुछ ऐसे आएगा। सिंपल माइक्रोस्कोप की या मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास और सिंपल माइक्रोस्कोप दोनों एक ही चीज के अलग अलग नाम है। फॉर्मूला क्या बनेगा? m is equals to 1 plus d upon f। इस फॉर्मूले में क्या आपको कहीं पे a b नजर आ रहा है? बोले जल्दी। क्या आपको इसमें a डैश b डैश नजर आ रहा है? नहीं आ रहा। मुझे आगे चलकर क्या करना है? मुझे आगे चलकर बीटा को अल्फा से डिवाइड करना है। अल्फा की वैल्यू मुझे मिल चुकी है, अल्फा की वैल्यू है ए बी अपॉन डी। मुझे बीटा की ऐसी वैल्यू लेनी पड़ेगी जिससे ए बी या ए डैश बी डैश दोनों कैंसिल हो जाए। अगर मैंने इस वाली बीटा की वैल्यू को आगे बढ़ा दिया तो मेरे पास डी से डी कैंसिल हो जाएगा और ए बी भी रहेगा और ए डैश बी डैश भी। तो इसका मतलब इस वैल्यू को लेने का कोई फायदा नहीं है। तो मुझे पता है मैं कौन सी वैल्यू लेके आगे प्रोसीड करूं। टेंजेंट बीटा इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी। तो लिखें we consider tangent beta is equal to ab upon p। Did you get this? अगर आपसे कोई पूछा आपने इस वैल्यू को क्यों लिया तो आप बोलेंगे हमारा दिल चाह रहा था। नहीं, आपने बोलना है कि आपको ab से b कैंसिल करना था। तो कैंसिल करने के लिए आपने कौन सी वैल्यू प्रोसीड करवाई? बोले भाई ab अपॉन p। आपको टेंजेंट बीटा से कंसर्न नहीं है, आपको कंसर्न सिर्फ बीटा से है। किससे कंसर्न है? और मैंने अभी आपको 6 बजे वाली क्लास में एक लाइन लिखवाई थी, if dash is if alpha is very small and measured in radians then tangent alpha is equals to alpha। अब वही सेम लाइन बीटा की है, क्या लिखेंगे? बीटा is too small and measured in then tangent beta is approximately equal to beta। तो लिखें यहाँ पे ये assumption देनी लाजमी यहाँ पे। if beta is too small and measured in radians, अगर बीटा बहुत छोटा है और रेडियंस में मेजर हो रहा है तो इसका मतलब टेंजेंट बीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू बीटा। अगर बीटा बहुत छोटा है और रेडियंस में मेजर होता है तो टेंजेंट बीटा विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू बीटा। अगर बीटा की वैल्यू बहुत छोटी है और किसमें मेजर होती है? रेडियंस, तो टेंजेंट बीटा किसके बराबर होगा? बीटा। अब जरा देख ले मैं यहाँ पे, क्या ये टेंजेंट बीटा के बराबर है? क्या ये टेंजेंट बीटा के बराबर है? अब दोनों को इक्वेट करें तो बीटा किसके बराबर आएगा? ए बी अपॉन पी। तो लिखें भी इक्वेट, तो बीटा बराबर मिला मुझे ए बी अपॉन पी के और इसको डाल दें ब्लॉक्स में। जब मैंने इनको इक्वेट किया तो मुझे बीटा की वैल्यू मिली ए बी अपॉन पी और इसको डाल दें ब्लॉक्स में। जब इक्वेट किया तो मुझे बीटा की वैल्यू मिली ए बी अपॉन पी एंड जस्ट इंक्लोज इट इन अ बॉक्स। अब बताइए बेटा मुझे आप लोग, अब इसके आखिरी की सांसें चल रही हैं। अब मुझे एक बात बताइए भाई, जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, अल्फा पता चल गया किसके बराबर है? बीटा पता चल गया। अब दोनों को क्या कर देंगे? डिवाइड। क्या मिल जाएगी? मैग्नीफाइंग पावर निकालें। तो मैग्नीफाइंग पावर बराबर होती है m इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा। बीटा की जगह पर आ गया ए बी अपॉन पी, डिवाइड का साइन आया और फिर अल्फा
अल्फा की जगह पे आ गया AB अपॉन D, तो हमने यहाँ लिखा AB अपॉन D। बीटा की जगह पे आ गया AB अपॉन P, फिर किसका साइन आया, डिवाइड, और फिर बोलेंगे क्या आया, AB अपॉन D। जब डिवाइड को चेंज करते हैं मल्टीप्लाई में, फ्रैक्शन हो जाता है रेसिप्रोकल, तो बोलेंगे क्या बन गया, D अपॉन AB। AB अपॉन D से पलटा, पलटा खा के क्या बना, D अपॉन AB। ऊपर वाले AB से नीचे वाला AB कैंसिल, तो बोलिए मैग्निफिकेशन किसके बराबर आई, D अपॉन P के। मैग्निफिकेशन किसके बराबर है, D अपॉन P। मैग्निफिकेशन किसके बराबर, मैग्निफिकेशन किसके बराबर, मैंने क्या लिखा है, 1 प्लस D अपॉन, मैंने क्या लिखा है, और आप क्या रही, कहाँ गलती करी है, मैंने कोई गलती नहीं करी। मैग्निफिकेशन है आपके पास m इज इक्वल टू D अपॉन P। आप जरा देखिए इस पूरे के ऊपर अप्लाई करें थिननेस फार्मूला, तो मैंने इस पे अप्लाई किया थिननेस फार्मूला, लेकिन अप्लाई थिन लेंस फार्मूला। जब थिन लेंस फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई होगा, थिन लेंस फार्मूला बताएं क्या होता है, 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन p प्लस 1 अपॉन q। लेकिन शाबाश, 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन p प्लस 1 अपॉन q। गौर से देखिए जरा डायग्राम, ऑल ऑफ यू गौर से देखिए डायग्राम, इमेज कहां बन रहा है, D क्या है, डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट। इमेज कहां बन रहा है, इमेज कहां बन रहा है, गुड, रियली वर्चुअल, वर्चुअल के अंदर इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव होता है नेगेटिव, नेगेटिव, तो लिखिए q इज इक्वल टू माइनस डी, q इज इक्वल टू माइनस डी। आपका जो इमेज है वो बन रहा है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, एंड माइनस साइन इज ड्यू टू द फैक्ट हियर वर्चुअल इमेज इज फॉर्म। अब जहां पर q है वहां पे क्या डाल दें, माइनस डी। लिखें लिखें, सोचे नहीं, लिखें, तो ये बन गया q की जगह पे बोलें क्या, माइनस डी। 1 अपॉन f अपनी जगह पर, 1 अपॉन p अपनी जगह पर, ऊपर कौन है प्लस, नीचे कौन है माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो ये बन गया माइनस का 1 अपॉन डी। तो 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन p, आगे बोली माइनस 1 अपॉन d। पूरी इक्वेशन को d से मल्टीप्लाई कर दें, लिखें मल्टीप्लाई d थ्रू आउट, मल्टीप्लाई d थ्रू आउट। पूरी इक्वेशन को कर दें d से मल्टीप्लाई, बोलते रहे पूरी इक्वेशन को d से मल्टी, पूरी इक्वेशन को d से मल्टी, यहां क्या लिखा हुआ है 1 अपॉन f, 1 अपॉन f को d से मल्टीप्लाई करें क्या बन जाएगा, d अपॉन f। तो देखिए यहाँ पे d अपॉन f। अब 1 अपॉन p को d से मल्टीप्लाई करें क्या बनेगा, d अपॉन p। फिर 1 अपॉन d को d से मल्टीप्लाई करेंगे तो d अपॉन d। Did you get all these steps? Yes. अब d अपॉन f अपनी जगह पर बोले, d अपॉन f अपनी, d अपॉन p अपनी, ऊपर वाला d से नीचे वाला d, तो क्या बेटा माइनस का 1 बच जाएगा, तो यहाँ लिखते हैं माइनस का 1। Did you get this? अब बताइए क्या ये 1 नेगेटिव है, वहां जाकर, तो वहां लिखें 1 प्लस डी अपॉन एफ, और राइट साइड पे बोलें क्या बचा, डी अपॉन पी। राइट साइड पे क्या बचा, ये क्या है माइनस का 1, वहां जाकर ये बना 1 प्लस किसके बराबर आया, डी अपॉन पी। ओपन योर आईज वेरी क्लियरली, डू यू पीपल फाइंड ऑन बोर्ड द इक्विवेलेंसी ऑफ डी अपॉन पी एनीवेयर, कहां, गुड। m किसके बराबर है, m किसके बराबर है, तो कहना है राइट इन प्लेस ऑफ d अपॉन p m, तो मैं पुट कर दे, तो 1 प्लस d अपॉन f किसके बराबर आया, m, और करके बोलें क्या लिखेंगे, m इज इक्वल्स टू 1 प्लस d अपॉन f। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला बताएं किसके बराबर आया, m is equals to 1 plus d upon f। दोबारा बोलें, एक बार फिर बोलें, बोलते रहे, m is equals to 1 plus d upon f किसका फॉर्मूला है, मैग्नीफाइंग पावर या एंगुलर मैग्निफिकेशन का कौन से इंस्ट्रूमेंट का, सिंपल माइक्रोस्कोप का एक और नाम क्या है, मैग्नीफाइंग ग्लास।
Did you get this? अब क्वेश्चन सुनिएगा व्हाट्सएप। जब भी कोई माइक्रोस्कोप में या टेलीस्कोप में रीजन बनता है तो वो रीजन कहीं ना कहीं जाकर कनेक्ट होता है एम से, मैग्निफिकेशन से। अगर आपसे मैं कहूँ कि सिंपल माइक्रोस्कोप में कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ छोटी क्यों प्रेफर की जाती है, इफ आई वुड आस्क यू why do we prefer a convex lens of smaller focal length in a simple microscope, तो आप इसका फॉर्मूला देखेंगे। इसका फॉर्मूला m is equals to 1 plus d upon x। मैग्निफिकेशन और फोकल लेंथ आर इनवर्सली रिलेटेड। इनवर्सली का मतलब है कि अगर एक कम करेंगे तो दूसरा बढ़ेगा। आपने इतनी लंबी मेहनत क्यों करी? आप बैक्टीरिया के साइज को इतने से और इतना सा करना चाहते हैं, आप उसको बढ़ाना चाहते हैं, तो वो तब बढ़ेगा जब फोकल लेंथ कम से कम हो। तो इन ऑर्डर टू इंक्रीज द मैग्निफिकेशन of a simple microscope, focal length of a convex lens should be kept small। बात समझ में आ रही है? लेकिन reason why do we prefer why do we prefer a convex lens why do we prefer a convex lens of a smaller focal length? Why do we prefer a convex lens of a smaller focal length in simple microscope? In simple microscope, अब लिखिए इसका आंसर। अब लिखिए इसका आंसर। The formula for the magnifying power of simple microscope, the formula for the magnifying power of simple microscope is given by the formula for the magnifying power of simple microscope is given by पेज की सेंटर में फॉर्मूला लिखिएगा, ब्लॉक्स में मत डालिएगा। m is equal to 1 plus d upon m। m is equals to 1 plus d upon f। नेक्स्ट लाइन में लिखें where, नेक्स्ट लाइन में लिखें कोऑर्डिनेट पे where। m का मतलब है मैग्नीफाइंग पावर। लवाजमात जितने होंगे ना मार्क्स उतने ज्यादा मिलते, याद रखिएगा। लवाजमात होने चाहिए पूरे। m का मतलब है मैग्नीफाइंग पावर। m का मतलब मैग्नीफाइंग पावर। d का मतलब लिखें डम। क्या है d का मतलब? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। वो लिख तो लिया किसी ने? d का मतलब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। इसका नाम ही काफी है इसके अंदर, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। और f का मतलब फोकल लेंथ। f का मतलब फोकल लेंथ। अब देखें, द above formula clearly shows that the above formula clearly shows that magnification and focal length are inversely related to each other. The above formula clearly shows that magnification and focal length are inversely related to each other. बेटा लिखा, the focal length and magnifying power are related to each other। ये मेन पॉइंट है, इसको देखिए एग्जामिनर मार्क्स देगा।
अगर ये पॉइंट मेंशन होगा तो मार्क्स विल बी गिवन टू यू। अब देखिए पैराग्राफ चेंज कर दूं। So that's why focal length of a convex lens should be kept small. So that's why so that's why focal length of a convex lens should be kept small. Focal length of a convex lens should be kept small in order to increase the magnifying power of simple microscope. In order to increase the magnifying power of simple microscope. तो आपने यहाँ पे लिखा that's why, और आगे आपने लिखा focal length of a convex lens should be kept small in order to increase the magnifying power of a simple microscope. Simple microscope का टॉपिक खत्म हो गया। कल की क्लास में इंशाल्लाह ताला स्टार्ट करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप।